क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जो कि झूठ था, लेकिन इसकी वजह से दो लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। आज की कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसमें अपराधी खुद जासूस बन करके खुद को बेगुनाह साबित करने में जुट गए, केस की इन्वेस्टिगेशन करने में जुट गए। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो इनको करना पड़ा। अगर ये चुपचाप बैठे रहते तो इनके लिए उम्र कैद की जेल या फिर फांसी का फंदा इंतजार कर ही रहा था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सोनू सैनी केस। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट दौसा डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा क्योंकि यहाँ पर बालाजी मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से हजारों भक्त रोज आते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। इसी इलाके में एक आदमी रहता था, इसका नाम था सोनू सैनी। सोनू का एक दोस्त भी था गोपाल, ये उदयपुर का रहने वाला था। दोनों दोस्त साथ में एक ढाबे पर काम करते थे। इनकी ज्यादा कमाई धमाई थी नहीं, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अगस्त 2015 में एक लड़की अपने पिता के साथ बालाजी मंदिर आती है दर्शन के लिए। लड़की का नाम था आरती गुप्ता और इसके पिता थे सूरज प्रकाश गुप्ता। ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन से राजस्थान आए हुए थे बालाजी टेम्पल में। जिस दिन ये मंदिर आए, इत्तेफाक से इसी दिन सोनू सैनी भी बालाजी मंदिर आया हुआ था। यहीं पर सोनू की मुलाकात आरती से होती है। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और इनकी फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद आरती अपने पिता के साथ वृंदावन वापस चली जाती है। फोन पर बातों के दौरान जब सोनू और आरती को लगा कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो आरती 5 सितंबर को अपने घर से भागकर सोनू के पास आ जाती है। अगस्त 2015 में दोनों की मुलाकात हुई और एक दूसरे से इन्हें प्यार हो गया और सितंबर में ये बंदी कोई कोर्ट जा करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 8 सितंबर को इनकी शादी हुई। इस शादी के बारे में आरती के घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। जब पिता को इस शादी के बारे में पता चला तो वो इससे नाखुश थे। इधर शादी करने के बाद आरती सोनू के घर आ गई। घर आते ही 2-3 दिनों के अंदर आरती का हाव भाव बिल्कुल बदल गया। ये सोनू से अलग अलग चीजों की डिमांड करने लगी। ये कहने लगी कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, गहने जेवर चाहिए और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए। साथ में ये एक 4 पहिया गाड़ी भी मांगने लगी। सोनू सोचता है, मैंने तो इससे शादी की है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बारे में तो ये सब कुछ जानती है, फिर भी ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, ऐसी चीजें क्यों मांग रही है। सोनू के पास तो खुद इतना सब कुछ नहीं था जो कि आरती मांग रही थी। ये तो एक ढाबे पर कर्मचारी था, भला ये 50,000 रुपए गहने जेवर कहाँ से ला कर देगा। शादी हुए हफ्ते भर भी नहीं हुए थे और आरती की ऐसी ऐसी फरमाइशें होनी शुरू हो गई थी। इन्हीं सब के चलते इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शादी के 8वें दिन यानी कि 16 सितंबर को आरती घर से गायब हो जाती है। बिना बताए ये घर छोड़कर कहीं चली गई। यहाँ सोनू परेशान, ये इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ जहाँ आरती जा सकती थी सोनू वहाँ वहाँ उसे खोजता है, लेकिन वो नहीं मिलती। कुछ वक्त बीता तो ये आरती के घर वालों से भी फोन करके बात करता है, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। बदनामी के डर से सोनू ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। इसने सोचा कि कहीं आरती पुलिस में जा करके उल्टा इस पर ही डावरी का केस न कर दे कि मैं उसे दहेज के लिए परेशान कर रहा हूँ, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। वो औरत है, कोई भी उस पर आसानी से विश्वास कर लेगा, भरोसा कर लेगा। सोनू परेशान होकर बिना कुछ खाए पिए अपनी बीवी को ढूंढता है। इसने हर जगह पर देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। समय बीत रहा था, धीरे धीरे 2 हफ्ते गुजर गए। लगभग 2 हफ्तों के बाद 25 सितंबर 2015 को आरती के पिता वृंदावन पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ये कहते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से इनकी बेटी से बात नहीं हुई है, वो लापता है। मुझे शक है कि उसके पति ने और पति के दोस्त ने मिलकर मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। पति का नाम है सोनू और उसके दोस्त का नाम है गोपाल। पुलिस केस तो दर्ज कर लेती है लेकिन मामले को सीरियस नहीं लेती। पुलिस कहती है कि ये आपसी झगड़ा होगा, बेटी गुस्सा होकर कहीं चली गई होगी, कुछ दिन में घर वापस आ जाएगी। पुलिस केस दर्ज कर लेती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती है। अब धीरे धीरे कुछ महीने बीतता है। कुछ महीनों के बाद वृंदावन पुलिस को नागला झींगा नाम की नहर से, जो वृंदावन में है, यहाँ से पुलिस को एक लाश मिलती है जो किसी औरत की थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
इसी में पुलिस को याद आता है कि एक आदमी ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। कहीं ये लाश उसकी बेटी की तो नहीं। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले ही उसकी फोटो ले ली थी। पुलिस पिता को फोन करती है। पिता वृंदावन पुलिस स्टेशन आते हैं। इनको उस लावारिस बॉडी का फोटोग्राफ दिखाया जाता है। फोटो में लड़की का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, लेकिन इस पिक्चर को देखकर पिता रोने धोने लगते हैं। इन्होंने पहचान लिया कि ये उनकी बेटी है। इसका मतलब कि बेटी का कत्ल हुआ है। सितंबर 2015 में पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और मार्च 2016 में ये रिपोर्ट कत्ल की रिपोर्ट में बदल गई। रिपोर्ट में 2 नाम थे जिन पर पिता को शक था, सोनू और गोपाल। वृंदावन पुलिस जाती है राजस्थान के मेहंदीपुर नाम की जगह पर और यहाँ से सोनू और उसके दोस्त गोपाल को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद इन्हें वृंदावन लाया जाता है। वृंदावन लाकर पुलिस इन दोनों से आरती के बारे में पूछती है। सोनू कहता है, हम तो उसे महीनों से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही है, वो कहीं चली गई है। पुलिस कहती है, तुम दोनों ने आरती का कत्ल किया है और लाश हमें मिल चुकी है, हमें बता दो सच्चाई क्या है। ये दोनों कहते हैं, हमने किसी को भी नहीं मारा। आरती तो 16 सितंबर को अचानक घर छोड़कर कहीं चली गई, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, हम उसे कैसे मार सकते हैं। अब पुलिस सोनू और गोपाल को 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। इनको उल्टा टांग कर मारा पीटा जाता है। पैरों के तलवे पर लाठी डंडे से बरसात की जाती है। सोनू के तो 2 नाखून भी उखाड़ लिए गए। टॉर्चर करने के दौरान पुलिस इनसे कह रही थी कि तुम दोनों मान लो कि आरती का कत्ल तुमने किया है। ये मार खा रहे थे लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल इन्होंने किया है। पुलिस इनको धमकी देती है कि मान लो वरना हम तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, तुम पर पहले से ही कत्ल का इल्जाम है, कोई सवाल भी नहीं करेगा। इन दोनों ने पहले भी इनकाउंटर के किस्से सुन रखे थे। ये दोनों डर जाते हैं और मान लेते हैं कि कत्ल इन्होंने किया है। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और अब कोर्ट में इन पर मुकदमा शुरू होता है। सोनू और गोपाल जेल में कैद हो जाते हैं। इस दौरान वहां के एसपी ने पुलिस टीम को, जिन्होंने सोनू और गोपाल से कत्ल को उगलवाया था, उनको 15,000 रुपए का इनाम दे देते हैं कि इन्होंने एक अनसुलझे केस को सुलझा दिया। समय बीत रहा था। सोनू और गोपाल जहां पर काम करते थे वहां के मालिक इनको अच्छे से जानते थे। उन्हें यकीन था कि ये कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने सोनू और गोपाल की तरफ से कानून की लड़ाई लड़ी। इस कानूनी लड़ाई के लिए सोनू के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए इसे कर्ज लेना पड़ा। गोपाल 9 महीने तक जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर आ गया। 18 महीनों के बाद सोनू भी बेल पर बाहर आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दी थी। जेल से छूटने के बाद ये अपने अपने घर पर जाते हैं। कत्ल के इल्जाम में सोनू और गोपाल जेल में थे। छोटे इलाके में ये बात छुपती नहीं है। जहां पर ये दोनों रहते थे वहां पर भी ये बात छुपी नहीं। पूरे इलाके में ये बात फैल गई थी। इनके घर से रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया। सोनू और गोपाल को समाज से बेदखल कर दिया गया। सोनू के भाई की शादी होने वाली थी, शादी भी टूट गई। कोई इनके घर पर लड़की देने को तैयार नहीं था। उनका कहना था अगर यहाँ पर बेटी आई तो पता नहीं वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। गोपाल की तो अरेस्ट होने से पहले ही शादी फिक्स हो गई थी और 2 हफ्तों में इसकी शादी होने वाली भी थी, लेकिन ये जेल चला गया। इसकी भी शादी टूट गई। कोई इन्हें अपनी बेटी दे नहीं रहा था। लोगों ने भी इनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। सोनू जब जेल चला गया तो इसके पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। सोनू के ऊपर एक और दुख का पहाड़ टूट गया। ये दोनों बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमने किसी को भी नहीं मारा है। आप एक बार केस की जांच करिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। हमने उसे नहीं मारा है, उसका कातिल कोई और है। लेकिन पुलिस इनको डांट फटकार कर वहां से भगा देती थी। जब इन्हें गुनाह को स्वीकार करने की धमकी दी जा रही थी तो इनको ये भी नहीं दिखाया गया कि इन्होंने किसको मारा है। केवल वो बोल रहे थे कि तुमने आरती का कत्ल किया है, ये बात एक्सेप्ट कर लो। दोनों ने एक दिन बैठकर आपस में कत्ल के बारे में बात की। इनको तो पता था कि इन्होंने कत्ल नहीं किया है, लेकिन फिर किसने किया है ये बात इन्हें खुद पता लगानी थी, क्योंकि पुलिस से कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो मदद करेंगे। अगर इनकी बेगुनाही साबित नहीं हुई तो इनको फांसी या उम्र कैद होना तय था। ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि ये अपने ऊपर लगे कत्ल के इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो काम पुलिस को करना चाहिए था मजबूरन अब इन्हें करना पड़ेगा। ये दोनों अब आरती के इलाके में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं आरती के बारे में पता लगाने के लिए। आरती के घर वालों से पूछते हैं, उसके माँ बाप से बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। वो तो खुद इनसे गुस्सा थे। ये वहाँ आसपास के इलाके में भी पूछते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। अब ये मेहंदीपुर वापस आ जाते हैं।
यहाँ ये अपना काम भी कर रहे थे और फ्री टाइम में आरती के बारे में पता भी लगा रहे थे। सोनू जानता था कि आरती क्यों घर छोड़कर चली गई थी। इसने अपना दिमाग दौड़ाया और अब इसे एहसास होने लगा कि उसका कत्ल नहीं हुआ है, वो जिंदा है। अब बस उसे ढूंढना था। इन्होंने अपने दोस्तों से भी कहा कि आरती के बारे में पता लगाओ। धीरे धीरे इस तफ्तीश को लगभग 7 साल बीत गए। 2016 से 2022 आ गया। इस दौरान इन्होंने अलग अलग भेष बदलकर आरती के दूर दूर के रिश्तेदारों से मिलकर आए, अलग अलग गांवों में घूमे। इनसे जितना हो सकता था इन्होंने किया, लेकिन आरती का कुछ भी पता नहीं चला। 2022 की शुरुआत में एक लड़का सोनू की दुकान पर आता है जहां पर ये काम करता था। इस लड़के ने भी सोनू और गोपाल के बारे में सुन रखा था। ये लड़का सोनू से कहता है, इस मेहदीपुर से कुछ दूर एक गांव पड़ता है, विशाला गांव, और मैं उस गांव में रहता हूँ। मैंने वहां पर एक औरत को देखा है जो बिल्कुल तुम्हारी पत्नी आरती के जैसे लगती है। जब तुम जेल चले गए तभी से वो औरत मेरे गांव में रहती है। उसका एक पति भी है। मैंने कुछ लोगों से पता किया, उन्होंने बताया कि 2015 में इसकी शादी हुई थी और तभी से वो वहां पर रहती है। सोनू और गोपाल को उम्मीद की किरण नजर आने लगी, लेकिन ये भी था अगर वो ऐसे ही उस गांव में पहुंच गए तो कहीं आरती वहां से भाग न जाए, फिर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। सोनू और गोपाल अपना प्लान बनाते हैं। इन्होंने अपना वेशभूषा बदला, कुर्ता पैजामा पहना, सर पर पगड़ी पहनी और विशाला गांव में पहुंच गए। अगर ये ऐसे ही चले जाते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि गांव में अगर अनजान व्यक्ति आता है तो लोग उसे ही घूरते हैं, लोगों की नज़र उन पर ही होती है। इसलिए दोनों राजस्थानी पहनावे में वहां पर जाते हैं। ये दोनों ऊँट के व्यापारी बने हुए थे और गांव में जाकर लोगों को बोल रहे थे कि हम ऊँटों का व्यापार करते हैं, उन्हें खरीदते बेचते हैं। अगर यहाँ आसपास कोई ऊँट बेच रहा हो या फिर खरीदना चाहता हो तो हमें बताइए। ये दोनों आरती के घर के पास भी जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आरती घर से बाहर नहीं निकलती, ताकि ये कंफर्म कर सके कि सच में वो आरती है भी या नहीं। इनका ये प्लान फेल हो गया। पहला प्लान फेल होने के बाद अब ये दूसरा प्लान बनाते हैं। इनको अब ऐसा कैरेक्टर सोचना था जिससे घर की औरतें भी बाहर आएं। ये बहुत सोचते हैं और सब्जी वाले के कैरेक्टर में खुद को तैयार करते हैं। आप तो जानते ही होंगे, अगर कोई सब्जी वाला गांव या मोहल्ले में आता है तो ज्यादातर औरतें ही बाहर आकर के सब्जी खरीदती हैं। यही सोचकर इन दोनों ने सब्जी वाले के कैरेक्टर को चुना। इसके बाद ये सब्जी की रेडी लेकर के विशाला गांव पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिए। ये कई दिनों तक उस गांव के चक्कर काटते रहे। जिस घर पर इन्हें शक था कि आरती यहाँ पर रहती है, वहाँ भी ये चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचते हैं। एक दिन उस घर से एक औरत बाहर निकलती है और सोनू की रेहड़ी पर सब्जी लेने के लिए आती है। सोनू उस औरत को देखते ही पहचान जाता है। 7 साल पहले जिस औरत के कत्ल के जुर्म में सोनू 1.5 सालों तक जेल में रहा, ये बेल पर बाहर है। मुकदमा अभी भी चल रहा है। जिस औरत के चक्कर में इसे फांसी या उम्र कैद होने वाली थी, वो औरत जिंदा थी। वो सोनू की पत्नी आरती थी। ये वहाँ पर कुछ करता नहीं है। सब्जी बेचने के बाद सीधा ये अपने घर पर आता है। अपना सारा सामान यहाँ पर रखने के बाद ये सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। मेहंदीपुर पुलिस ने ही वृंदावन पुलिस की मदद की थी सोनू और गोपाल को अरेस्ट कराने में। सोनू मेहंदीपुर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के इंचार्ज से कहता है, आप लोगों ने जिस औरत के कत्ल का इल्जाम मेरे और गोपाल के ऊपर लगाया है, वो औरत जिंदा है और वो इस गांव के इस घर में रहती है। थाने के इंचार्ज कहते हैं, तुम्हारे केवल कहने से ही ये साबित नहीं होगा। तुम उसके जिंदा होने के सारे सबूत लेकर आओ। कोई कागज लेकर आओ जिसपे वो जिंदा हो, क्योंकि वो हमारे कागज में मर चुकी है। कानूनन वो मर चुकी है। उसका कोई डॉक्यूमेंट लेकर आओ, तभी कुछ हो सकता है। अब सोनू वापस से घर आता है। गोपाल और ये दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं आरती का आईडी प्रूफ लाने का। इन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को तैयार किया। वो दोस्त भी इन दोनों पर भरोसा करता था कि ये कातिल नहीं है। इस दोस्त का कैरेक्टर था एक सरकारी कर्मचारी। ये दोनों खुद गांव में नहीं गए क्योंकि इस प्लान में काफी बातचीत करनी थी। अगर आरती ने सोनू की या फिर गोपाल की आवाज पहचान ली तो वो कहीं भाग सकती है, फिर उसे इतने बड़े देश में कहाँ ढूंढेंगे। इन्होंने एक दोस्त को तैयार किया, उसको सरकारी कर्मचारी बनाया। दोस्त को गांव में जाकर के सर्वे करना था। आपने तो सुना ही होगा स्वच्छ भारत अभियान। इसी के तहत दोस्त को सर्वे करना था कि गांव में किसके पास टॉयलेट है और किसके पास नहीं है। जिसके पास है उसका तो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है सरकार उसे 2 लाख रुपए देगी घर पर टॉयलेट बनाने के लिए। दोस्त गांव में जाता है और सर्वे करता है।
4-5 घरों में पूछने के बाद ये आरती के घर पर जाता है। सरकारी योजना की तरफ से अगर घर पर टॉयलेट नहीं है तो 2 लाख मिलेंगे उसे बनाने के लिए। घर के लोग लालच में आ जाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे घर पर भी टॉयलेट नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। ये सरकारी कर्मचारी कहता है ठीक है, लेकिन 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे आपके घर के लोगों का आईडी प्रूफ चाहिए। इसी के तहत ही पैसे ट्रांसफ़र होंगे। घर का कोई मेंबर सबका आईडी प्रूफ लेकर आता है, लेकिन इसमें घर के आदमियों का ही आईडी था। ये सरकारी कर्मचारी कहता है 18 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग जितने भी घर में हैं, औरत हो या फिर मर्द, सबके आईडी कार्ड चाहिए। कुछ मिनटों में घर का कोई और मेंबर घर के सभी लोगों का लीगल डॉक्यूमेंट लेकर आता है। दोस्त इन डॉक्यूमेंट्स को देखता है, इसमें आरती का भी डॉक्यूमेंट था। दोस्त सभी कागज़ों को अपने पास रख लेता है। ये कहता है कि कल वेरिफिकेशन के बाद मैं आपके कागज़ को वापस कर दूंगा। इसके बाद ये वहाँ से चला जाता है। ये सीधे जाता है सोनू और गोपाल के पास, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। इसमें आरती का भी डॉक्यूमेंट था। इसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब इन्हें एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल गया जिससे साबित हो जाएगा कि आरती जिंदा है। दोनों सीधे भाग कर जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ के इंचार्ज को आरती के डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। पुलिस इसे देखती है, ये सच में आरती के जिंदा होने के सबूत थे। अब इन्हें लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। ये खबर बाहर आई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ये कागज़ को लेते हैं और वृंदावन पुलिस को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये केस वहाँ पर रजिस्टर हुआ था। मेहंदीपुर पुलिस कहती है वृंदावन पुलिस से, आपके पास जिस औरत के कत्ल का मुकदमा चल रहा है वो औरत जिंदा है, उसके जिंदा होने के हमारे पास सबूत हैं। अब वृंदावन पुलिस के भी कान खड़े होते हैं। आरती के डॉक्यूमेंट्स वृंदावन भेजे जाते हैं। सोनू और गोपाल भी वृंदावन जाते हैं। जिस एसपी ने कत्ल की गुत्थी सुलझाने का इनाम पुलिस वालों को दिया था, सोनू और गोपाल उनसे मिलते हैं, उनको सारी चीजें बताते हैं। एसपी को भी लगा कि अगर ये चीज मीडिया में आई तो लफड़ा हो जाएगा, बदनामी होगी। मेहंदीपुर पुलिस सोनू के बताए हुए एड्रेस पर जाती है। आरती जिस घर में थी वहां से उसे उठाकर वृंदावन पुलिस के हवाले किया जाता है। पहले तो आरती खुद को आरती मानने से इनकार कर रही थी, फिर इसे इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। आरती के माता पिता और भाई को भी बुलाया जाता है। माँ और भाई आरती को पहचान जाते हैं, लेकिन बाप इसे पहचानने से मना कर रहा था। पिता कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, सोचती है कि ये कैसा मामला है। माँ और भाई आरती को पहचान रहे हैं, लेकिन बाप मना कर रहा है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस पिता से कहती है ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपकी बेटी नहीं है, फिर तो हमें डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा आपकी बात को साबित करने के लिए। बाप ने डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया। बाद में थक हार कर यह भी मान गए कि ये लड़की इनकी बेटी है। वृंदावन की पुलिस घर वालों से कहती है आप लोग जा सकते हैं, बाद में आगे की पूछताछ के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब आरती के माँ बाप और भाई अपने घर चले गए। इसके बाद पुलिस आरती से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सोनू का घर छोड़कर क्यों चली गई। अब आरती अपना बयान देती है, जब इसकी शादी सोनू से हुई तो शादी के बाद सोनू इसे पसंद नहीं आया। ये सोनू के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता नहीं सकती थी, इसलिए इसने ऐसे ऐसे मांग किए कि सोनू उसे पूरा न कर पाए, और इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और आरती 16 सितंबर 2015 को सोनू का घर छोड़कर चली गई। इसके बाद ये राजस्थान में ही इधर उधर भटकने लगी। अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए ये किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगी। इसी में इसको एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है। इसका नाम था भगवान सिंह रेबरी। ये इसी आदमी के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद ये विशाला गांव में आ गई और अपने पति के साथ रहने लगी। चूँकि पति एक ट्रक ड्राइवर था तो वो हमेशा घर से बाहर ही रहता था। खबर ये भी आई कि आरती का इसके देवर से कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद देवर इसे बहला फुसला कर कुचामन नाम की जगह पर ले गए और 5 लाख रुपए में बेच दिया। कुछ समय के बाद जब आरती को इस बात का एहसास हुआ तो ये मौका पाकर वहां से भाग निकलती है और अपने दूसरे पति के घर विशाला आ जाती है। इसको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था, लेकिन ये कहती है कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसे हमने घर पर ही सुलझा लिया। पुलिस आरती से यह भी पूछती है कि जो लाश वृंदावन के एक नहर के पास से मिली वो किसकी है। आरती को इसके बारे में नहीं पता था, ये मना कर देती है। लेकिन इस सवाल का जवाब केवल एक ही इंसान दे सकता था जिसने उस लाश को अपनी बेटी के तौर पर पहचाना था, यानी आरती के पिता सूरज प्रकाश गुप्ता। जब पुलिस गुप्ता जी से पूछती है तो इनका कहना था कि इन्होंने फोटो में उसे देखा था और उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान था, इसलिए मुझे लगा कि वो मेरी बेटी है। हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब सोनू और गोपाल कत्ल के लिए अरेस्ट हुए थे
तो आरती को भी ये बात पता थी। ये अपने पिता के कांटेक्ट में भी थी, लेकिन फिर भी ये पुलिस में जा करके अपने पहले पति को नहीं बचाया। ऐसा करने की वजह यह भी थी कि इसे लगता था कि इसके पहले पति के बारे में अगर दूसरे पति को पता चलेगा तो ये शादी टूट जाएगी, और ये अपने दूसरे पति के साथ बहुत खुश थी। इस केस की वजह से सोनू और गोपाल ने बहुत कुछ खो दिया, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। सोनू ने तो अपने पिता को भी खो दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे के जेल जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो भी कत्ल के इल्जाम में। इस केस के चक्कर में सोनू के ऊपर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज आ गया था, सारी कानूनी लड़ाई के चक्कर में। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।